ईपीजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य पर बात करते हुए जैनेंद्र कुमार की पत्नी नामक कहानी पर आप लोगों के साथ मिलकर विचार करूंगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कहानी का कथासार, कहानी के पात्रों का परिचय और विश्लेषण, कहानी का उद्देश्य और कहानी के शिल्प के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट कर सकेंगे। अंत में हम देखेंगे कि इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है। जैनेंद्र की विशेषता इस रूप में हमें देखनी चाहिए कि वो प्रेमचंद के बाद के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद से विपरीत तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी प्रेमचंद से एक अलग मार्ग का अनुगमन करते हुए, अगर प्रेमचंद ने वस्तुगत परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, तो जैनेंद्र ने अपने पात्रों के मानसिक और भावात्मक संसार को अपनी रचना के केंद्र में रखा है। पत्नी उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और एक तरह से उनकी कहानी कला की प्रतिनिधि कहानी भी कही जा सकती है। प्रेमचंद की कहानियों में जो एक घटना प्रधानता हुआ करती थी, उसके ठीक विपरीत जैनेंद्र के कथा लेखन में एक ये नई शुरुआत दिखाई देती है कि वे घटना से अलग पात्रों की मनस्थितियों के बीच से गुजरते हुए मानो उस क्षण को हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं जिसमें वो स्थिति प्रस्तुत हो रही होती है। पत्नी कहानी में पात्र संख्या गिनी चुनी है, असल में देखें तो 2 ही, और प्रसंगवश पति के 2-3 और मित्र जिनके बारे में अलग से कोई चरित्र की रेखाएं नहीं उभारी गई। तो पत्नी अपने पति कालिंदी चरण के लिए प्रतीक्षा में बैठी है कि वो आए और भोजन करे, लेकिन यह केवल एक पत्नी के पति की प्रतीक्षा में अस्त व्यस्त बैठे रहने की सामान्य दिनचर्या का आख्यान नहीं है, बल्कि इस प्रतीक्षा को एक प्रतीक बना दिया गया है कि मानो व्यवस्था ने एक भरी पूरी शख्सियत को प्रतीक्षा और जड़ता के 2 खूंटों से बांधकर बधिया कर दिया हो, और इस पूरी स्थिति की पड़ताल कहानी में की गई है। उल्लेखनीय है कि बधिया कर दिए जाने का क्षोभ मौन हाहाकार बनकर कहानी की नायिका सुनंदा को जब तब जकड़ लेता है, तब वो भीतर ही भीतर गुस्से से घुटकर रह जाती है, या फिर पति का जी दुखाने के लिए उसकी उपस्थिति का नोटिस न लेकर कठोरता पूर्वक शून्य को ही देखती रहती है, या हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक देना चाहती है ताकि बता सके कि किसी का गुस्सा सहने के लिए वो नहीं है। लेकिन इस सारे मानसिक उहापोह के बाद अपने में लौटने पर वो पाती है कि वो जहाँ थी वहाँ अब भी है, गीली लकड़ी की तरह धुआंती हुई या अंगीठी की आग की तरह राख हुई जाती। इस प्रकार पत्नी सुनंदा अंतर्मन की तमाम डर और व्यथा से जूझती हुई एक आदर्श पत्नी के रूप में सहज स्वीकार का रूप हो जाती है। कहानी के पात्रों को देखें तो सुनंदा के अलावा दूसरा पात्र है पति कालिंदी चरण। अन्य पात्रों के रूप में कालिंदी के 3 मित्रों की चर्चा हुई है। कहानी में घटनाओं की न्यूनता, स्थितियों की गतिहीनता एवं पात्रों के विकास की संभावनाओं का अभाव जैनेंद्र कुमार की कहानी कला की कुछ विशेषताएं हैं, जो कहानी में स्फूर्ति, उत्साह और आशा जैसी सकारात्मक चटकदार रेखाओं को उभरने नहीं देती। लेखक व्यक्ति मनस्थितियों के जरिए सामाजिक विडंबनाओं और पाखंड का उद्घाटन करते हैं, और इस प्रक्रिया में
पात्र के अंतर्द्वंद्वों या दो पात्रों को आमने सामने रखकर कहानी को खुद अपनी यात्रा तय करने का अवसर देते हैं। पत्नी कहानी में ज्ञानेंद्र कुमार एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में तनकर खड़े दो विरोधी पात्रों या स्थितियों को नहीं गढ़ते, बल्कि उनकी संवादहीनता के भीतर बोलती चुप्पियों के जरिए उनके मानसिक गठन को उद्भासित करते हैं। अपनी नित्य क्रमिकता को यांत्रिक भाव से जीती सुनंदा कहानी के शुरू से अंत तक अवरुद्ध कर दी गई लहर के बिंब की सृष्टि करती है। मानो लेखक कहना चाह रहा हो कि जीवन की गति के भीतर जीवन का क्षरण करने वाली स्थितियों को चिन्हने के लिए हमें स्वयं उनके भीतर उतरना होगा। इस अवरुद्ध लहर के ध्रुवांत पर है कालिंदी चरण, जो मित्र मंडली के साथ हवा के झोंके की मानिंद घर और समाज में बेरोक टोक मनचाही गति और समय के साथ घूमता है। उसके पास संवारने को संघर्ष संकुल वर्तमान है और विचरण के लिए भविष्य का आसमान। सुनंदा के पास न वर्तमान है न भविष्य, बस उसकी थाती है अतीत। पुत्र की अकाल मृत्यु के कारण चोट खाया बिलबिलाती स्मृतियों से भरा अतीत। यह अतीत उसे खाली देखते ही गहरे सख्य भाव से बतियाने हेतु उसके पास आ पहुंचता है, लेकिन दोनों जैसे ही मिलकर बैठते हैं साझा भाव से अपने अपने जख्म चाटने लगते हैं। सुनंदा अश्रुपूरित नेत्र लिए उसे जहां का तहां छोड़ वर्तमान में लौट आती है। वो जानती है वर्तमान का स्वामी उसका पति कालिंदी चरण है और वो स्वयं उसकी छाया या केवल अनुगूंज। वर्तमान उसे पलायन की जमीन देता है, क्योंकि यहाँ उसे विचार शून्य सेवादारिन की भूमिका निभानी। सुनंदा पाठक के भीतर गहरे भावोद्वेलन की सृष्टि करती है, लेकिन लेखक उसके चरित्र की बारीक परतों को एक निश्चित अंतराल में उठने वाली परस्पर विरोधी विचार लहरियों के जरिए बुनता उकेरता है। एक ओर किसी भी सामान्य स्त्री की तरह सतीत्व उसकी पूंजी है और पति सेवा उसका सौभाग्य। यही उसके दायित्व की जमीन है और सपनों का आसमान भी। मन में उठती टीस और हुलसते अरमान दोनों की भ्रूण हत्या करने के लिए वो किसी न किसी व्यस्तता की तलाश में अपने स्वत्व और ऊर्जा को क्षरित करती चलती है। लेकिन इसके बावजूद पढ़ लिख कर भारत माता को स्वतंत्र कराने जैसे बड़े और पुरुषोचित मुद्दों को समझने की ललक सुनंदा को मेरी छाया या अनुगूंज नहीं रहने देती। उसमें अपनी कमतरी पर ग्लानि है, तो उसी सांस में कमतर बनाए रखने वाले घटकों की शिनाख्त की तमीज भी। उसने बहुत चाहा है कि पति उससे भी कुछ देश की बातें करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, फिर धीरे धीरे क्या वो भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है कम पढ़ी हूं तो इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है। अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूं, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। ये बात जो मैंने अभी कही ये उद्धरण चिन्हों में है, कहानी का अंश। आत्मविस्मरण से आत्मान्वेषण की उत्कंठा के बीच निरंतर दोलायमान सुनंदा की विचार यात्रा दरअसल यथास्थितिवाद के अभिशाप से उबरने के लिए स्पेस पाने की चाहत है, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि पुरुष पति कालिंदी चरण पे पूरी तरह घेर लिया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि पुरुष पति कालिंदी चरण ने पूरी तरह घेर लिया है। माथे पर उंगलियां टिकाकर बैठी बैठी सूनी सी अदृश्य को ताकती सुनंदा ऊपरी तौर पर लकड़ी के कुंदे सी ठस भले ही दिखती हो, वक्त से पिछड़ने की पराजय ने उसके भीतर क्षीणकाय संघर्ष चेतना अवश्य भरी है। बेशक उत्साह उसके लिए अपरिचित है और जीवन की हौस
उसमें बुझती जा रही है, पर फिर भी वो जीना चाहती है। रेंग रेंग कर नहीं, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत माता की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति डालकर। आप देखेंगे जैनेंद्र कुमार अपने पात्रों का एक रेखीय विकास नहीं करते। पहले वे प्रयास पूर्वक अपने पात्रों को एक खास गढ़त देते हैं और जैसे ही अपनी विशिष्ट पहचान के साथ वे पाठक के मस्तिष्क में अंकित होने लगते हैं, लेखक तुरंत ही उन्हें स्वयं अपना विलोम बनाकर प्रस्तुत कर देता है। उल्लेखनीय है कि अपनी ही पूर्व मान्यता के विपरीत आकर भी ये पात्र अपने को झुठलाते नहीं, बल्कि अंतर विरोधों के जरिए व्यवस्था के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंध के सत्य का बखान कर जाते हैं। सुनंदा द्वारा पति की भूख की चिंता, देर दोपहर मित्रों के साथ घर पहुंचे पति को खाना खिलाने की तत्परता में अपने लिए कुछ भी बचा कर न रखना, फिर मान से भर आना कि उन्होंने एक बार झूठे भी उसकी भूख की फिक्र नहीं की, और अंत में आत्मधिक्कार के जरिए आत्मोद्बोधन की जुगत, छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात के लिए अब तक ख्याल होता है? तुझे खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। ये वो स्थल है जहां पुण्य लूटने के फुसलावे, भूख और उससे अविच्छिन्न भाव से जुड़े स्वाभिमान की तीव्रता ढांप नहीं पाते। ये जैनेंद्र कुमार द्वारा सुनंदा की चुप्पियों से बुना गया मांग पत्र है, जो सुनंदा की रूढ़ स्त्री छवि के भीतर से अकुवाती नई स्त्री के जन्म लेने की पूर्व घोषणा की तरह देखा जा सकता है। कहानी के उद्देश्य पर विचार करें तो हम पाएंगे कि सुनीता और त्याग पत्र, जो जैनेंद्र के उपन्यास हैं, उनकी तरह ये कहानी पत्नी भी उनकी एक कालजयी रचना है, जिसमें मौन और मित व्ययिता के धनी जैनेंद्र कुमार स्त्री बन के चितेरे बनकर उभरते हैं। दबे पांव स्त्री के अंतस में गहरी पैठ बनाते हुए वे न केवल उसकी दमित आकांक्षाओं और क्षत विक्षत सपनों की सतह पर लाते हैं, बल्कि बेहद अनायास भाव से स्त्री को स्त्री बनाने वाली, अर्थात हीन एवं शून्य बनाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था के हृदयहीन चरित्र को भी प्रकाश में ले आते हैं। इस दृष्टि से जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद का विलोम है। स्त्री के जीवन को यातनापूर्ण बनाने वाली सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार नहीं करते, स्त्री की मानसिकता को कुंठित करने वाली संस्कार ग्रस्तता पर चोट करते हैं। इसलिए वे प्रेमचंद और प्रसाद की तरह स्त्री को पुरुष के प्रभा मंडल में घेर कर स्त्री मुक्ति की बात नहीं करते, वरन पहले एक परतंत्र लैंगिक इकाई के रूप में स्त्री की व्यक्तित्वहीनता को उभारते हैं, फिर तदनुरूप यथास्थितिवाद से जूझने का आक्रोश पाठक के भीतर भरते हैं। जैनेंद्र कुमार की विशेषता है कि आत्मसंकोच और दीनता में दुबकी सिमटी सुनंदा की दयनीयता में ढालकर विघटित नहीं करते, उसमें सेवा, त्याग, नैतिकता का बल गूंथ कर आक्रांता सरीखे कालिंदी चरण के सामने खड़ा कर देते हैं। निश्चय ही यह शेर और मेमने की लड़ाई है। सुनंदा के पास आत्म बलिदान के तेज से परिपूर्ण आत्मबल है, तो कालिंदी चरण के पास पुरुष होने के दंभ से उपजा अहम भाव। एक ओर अपने मान की रक्षा की मूक मिन्नतें हैं, दूसरी ओर सब कोमल चकनाचूर कर देने की उद्धत लापरवाही। दोनों ओर बिना कहे अपने को समझे जाने की चाहते हैं, और दोनों ओर समझबूझ कर भी अनजान बने रहने की भंगिमाएं हैं। संभवतया इसलिए कि बरसों से पसरी संवादहीनता संबंध को कुतरते कुतरते दो व्यक्तियों को परस्पर अजनबी बना देती है। पति के पास यदि क्रुद्ध होकर बाहरी दुनिया में जा रमने का विकल्प है, तो पत्नी के पास और भी कड़ाई से अपने दायित्व को निभाए चलने की विकल्पहीनता।
अलबत्ता खाना न परोसने के हुक्म का उल्लंघन करते हुए वो खाना परोसने के साथ साथ अपना आहत अभिमान भी अनबोले ठसके के साथ परोस आती है। लेकिन यह क्षणिक उत्तेजना की तात्कालिक प्रतिक्रिया भर है। अपने अपने खांचों में बंधे सुनंदा और कालिंदी चरण जानते हैं कि स्त्री की कमजोरी ही पुरुष की ताकत है। इसलिए आंख में आंखें डालकर पंजा लड़ाने की ये क्षणिक प्रक्रिया अंततः पति पत्नी की समाजानुमोदित भूमिकाओं की पारंपरिक लय ताल में विलीन हो जाती है। यहाँ अपनी छोटी सी छोटी जरूरत की पूर्ति के लिए हाथ लगाकर पत्नी को हड़का देने के विशेषाधिकार हैं, तो दूसरी ओर अपनी भूख और जरूरतों को मुलतवी कर पति के लिए जान की बाजी लगा देने की दीनता। लेकिन जैनेंद्र कुमार का लक्ष्य ऊबड़ खाबड़ जमीन पर स्थित दाम्पत्य संबंध की कथा कहना नहीं है। वे इस तथ्य की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सृष्टि के विकास क्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष की दो पूरक इकाइयां कैसे समाज व्यवस्था के हत्थे चढ़कर एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में तनी दो लैंगिक इकाइयां बन जाती है। क्योंकि एक पक्ष को श्रेष्ठ मानते ही अथवा कर्ता मानते ही अपने आप दूसरा पक्ष हीन और अनुकर्ता की भूमिका में आ विराजता है। इसलिए दमनकारी तंत्र में सहभागिता की बात बेमानी हो जाती है। यह व्यवस्था के आंतरिकीकरण की मनोवृत्ति ही है कि सुबह से उपासे पति की प्रतीक्षा में अंगीठी की आग लहकाकर बैठी सुनंदा की चिंता और चेतना में पति की भूख ही जब तब आ विराजती है, अपनी नहीं। उद्धरण चिन्हों में कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। खींच में वात्सल्य में भरकर सुनंदा सोचती है तो उसकी सोच में आदमी यानी कालिंदी चरण ही मौजूद है, अपनी इंसानियत नहीं। यह स्त्री द्वारा अपनी देह या अस्तित्व को नकार कर स्वत्वहीन हो उठने का संस्कार है, जो देह के भीतर स्थित दिमाग और देह पर आच्छादित व्यक्तित्व दोनों से पिंड छुड़ाने के अभ्यास में उभरता है। लेखक ने एकाधिक बार सुनंदा को अपनी देह के प्रति असावधान दिखाया है और कालिंदी चरण की देह के प्रति ममत्वपूर्ण, मानो देह जैविक संरचना न होकर ठोस व्यक्तित्व हो। उन्हें न खाने की फिक्र है न मेरी फिक्र, मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। उद्धरण चिन्हों में सुनंदा की ये आत्मदीनता एक ऐसी स्त्री छवि की रचना करती है जो चोट खाकर आत्माभिमान में फुफकार उठती है और फिर आत्मपीड़न में ढल जाती है। इसके विपरीत देह के स्वीकार के साथ अनिवार्य रूप से व्यक्तित्व के स्वीकार और संवार का भाव व्यक्ति में पनपता है, जो स्वाभिमान के सहारे अपनी परिधि का विस्तार करता चलता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बुनियादी संरचना को मूर्त रूप देने के लिए जैनेंद्र कुमार स्त्री और पुरुष को विलोम द्वित्व या कहें ऑपोजिट बाइनरी में चित्रित करते हैं। सुनंदा के चरित्र की गढ़त जहां उन्होंने स्त्री की चुप्पियों के महीन रेशमी तंतुओं से की है, वहीं कालिंदी चरण के व्यक्तित्व की रचना में पुरुष का बड़बोलापन अपनी खोखली अनगूंजों के साथ सक्रिय हुआ है। जैनेंद्र कुमार की विशेषता है कि वे अपने दोनों पात्रों को स्वतंत्र रूप से रचते भी हैं और एक दूसरे के संदर्भ में उनका उपयोग करते हुए उन्हें स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़ छवियों में बांधते भी हैं। सुनंदा की चुप्पी, दीनता और तरलता जितना सुनंदा के व्यक्तित्व को रचती है, उतना ही कालिंदी चरण की हिंसक आक्रामकता और अहम मान्यता को उभारती है। सुनंदा को लेखक ने करुणा की जमीन पर खड़ा कर सहानुभूति से रचा है, जबकि कालिंदी चरण के लिए उनके पास व्यंग्य और उपहास है। कालिंदी चरण अपने दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्ताप पर अंकुश का काम करते हैं।
यूं कालिंदी चरण का प्रथम परिचय देकर जैनेन्द्र कुमार उसे जरा ऊंचे धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं, ताकि उसकी कमजोरियों को उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ अभिव्यक्त किया जा सके। बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाना, सिद्धांत और आदर्श की बातें करना, राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग के दावे करना कालिंदी चरण सरीखे हर पुरुष का वास्तविक परिचय है, जो घर को क्षुद्र समझकर हर गार्हस्थ्यिक दायित्वों की हेठी करता है। कथनी और करनी के बीच की खाई में आत्म प्रवंचित पुरुष की मरीचिकाएं छुपी हैं। लेखक ने कालिंदी चरण के मिशन और कार्यशैली दोनों पर तंज कसते हुए उसे आड़े हाथों लिया है। कालिंदी चरण का मिशन है भारत माता को स्वतंत्र कराना। बेशक जैनेन्द्र कुमार के युग में स्वतंत्रता सेनानी देश को भारत माता के प्रतीक में अभिव्यक्त कर सर धड़ की बाजी लगाते थे, लेकिन राष्ट्र और कालिंदी चरण के बीच सुनंदा को खड़ा कर मानो लेखक जंजीरों से जगड़े भारत माता के चित्र में अर्गलाओं से बंधी औसत स्त्री की विभीषिका को आरोपित कर देते हैं। तब बिटवीन द लाइंस उठने वाले सवालों को अनसुना करना सरल नहीं रह जाता कि क्या घर घर में सुनंदा सरीखी श्रृंखलाबद्ध स्त्री को स्वतंत्र किए बिना राष्ट्रीय मुक्ति संभव होगी, या कि अंग्रेज हाकिमों को खदेड़ दिए जाने से ही क्या स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। सरकार बदलने से राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही पाली जाए, मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बिना क्या उसे एक नई शुरुआत का बिंदु माना जा सकता है। सुनंदा धारा प्रवाह भाषण के दौरान पति के मुंह से निकले शब्दों भारत माता, स्वतंत्रता, सरकार, हाकिम के अर्थ को गुनना चाहती है, लेकिन पाती है कि न उसे भारत माता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। जहाँ तक कालिंदी चरण का सवाल है, उसके पास इन शब्दों के भीतर स्थित अर्थगर्भी संकल्पनाओं पर विचार करने का अवकाश नहीं। यदि अवकाश होता तो पहले वो भारत माता की बेटियों को स्वतंत्र कराने का सामूहिक अभियान चलाता और फिर स्वतंत्रता की आभा से दीप भारत माता की वे बेटियां एक प्रगाढ़ जिम्मेदारी के भाव से अपनी मां को स्वतंत्र कराने के संयुक्त अभियान में निकलती। सामने खड़े अवरोधों से बचकर किन्हीं अमूर्त महत्तर उद्देश्यों के लिए जान कुर्बान कर देने की बदहवासी कालिंदी चरण और उसके युग की पहचान है। ठीक इसी स्थल पर सुनंदा की खाली खाली व्यस्तताओं के समानांतर लेखक कालिंदी चरण की कागजी व्यस्तताओं की पोल भी खोल देते हैं। क्योंकि लेखक स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इस महा आंदोलन में स्त्रियों की स्वाधीनता को भी समान महत्व देते रहे हैं, इसलिए घर की स्त्री को बंदी बनाए रखकर बाहर की महत्तर अमूर्तताओं के पीछे भागते कालिंदी चरण को श्रद्धा और सहानुभूति वे नहीं दे पाते। वे कालिंदी चरण के मुंह से जिन शब्दों को कहलवाते हैं वो बूमरैंग की तरह पलटवार कर उसी को कटघरे में खड़ा कर जाते हैं। बहस के दौरान कालिंदी चरण दृढ़ शब्दों में कहता है, सरकार व्यक्ति के और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हमें इसी विकास के अवरोध को हटाना है। जो शक्ति के मद में उन्मत्त है, असली काम तो उसका मद उतारने का, उसमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। सुनंदा नहीं जानती सरकार क्या होती है, लेकिन पाठक तुरंत जान जाता है कि सरकार सत्ता का वो तंत्र है जो चित्त और पट के खेल में हमेशा हर तिकड़म के साथ जीतने का मूल मंत्र अपने पास सुरक्षित रखता है। भारत माता के संदर्भ में सरकार का अर्थ यदि अंग्रेज हाकिमों का वर्चस्व है, तो सुनंदा के संदर्भ में पितृसत्तात्मक व्यवस्था सरकार का रूप धर लेती है, जिसने कालिंदी चरण को हाकिम बनाकर अपनी ताकत उसके भीतर भर दी है। जाहिर है शक्ति का मद उतारने और उसमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का दायित्व सुनंदा सरीखे
व्यवस्था के उत्पीड़ितों को ही लेना होगा, जो न मानवीय इकाई के रूप में अपनी अस्मिता और ताकत को पहचानते हैं और न ही राजनीतिक चेतना से संपन्न होकर किसी लक्ष्योन्मुख लड़ाई की रणनीतियां बना सकते हैं। तो ये तो रहा कहानी का सार और उसके पात्र और उनका विश्लेषण और कहानी की अंतर्वस्तु। इसके बाद हम कहानी के शिल्प के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लेखक ने कालिंदी चरण की कार्यशैली पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं की है, लेकिन टकराव, जिसे हम शायद सुनंदा के सत्याग्रह की तरह भी पढ़ सकते हैं, इसकी अप्रत्याशित स्थिति में पढ़कर वो जिस प्रकार अपने पूर्ववर्ती स्टैंड से बिल्कुल उलट नई दिशा ग्रहण करता है, वो उसकी संयमहीनता, विवेकशीलता के अभाव, अहमन्यता और अपरिपक्व दृष्टि का ही सूचक है। कालिंदी चरण गर्म दल की राजनीति का प्रशंसक नहीं है। कार्य सिद्धि हेतु हिंसा के जरिए आतंक फैलाना उसकी दृष्टि में बुद्धिहीनता और विवेक शून्यता का ही निदर्शन करना है। वो मानता है कि आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित हो रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं है। इससे जान पड़ता है आतंक की अपेक्षा धैर्यपूर्वक बुद्धि को जागृत एवं विकसित करना उसकी कार्यशैली का अहम हिस्सा है। लेकिन तभी लेखक पाठक की स्मृति में सुनंदा की आत्मस्वीकृति और आत्मग्लानि को ठेल देता है, जब वो खेदपूर्वक स्वीकार करती है कि इस उम्र में भी पढ़ लिख कर वो देश को जानना चाहती है, लेकिन इतनी मूढ़मती है कि उसकी बुद्धि का विकास करने में पति का धीरज खो जाता है। पाठक की स्मृति को चमकाते हुए लेखक कालिंदी चरण पर घड़ों पानी उड़ेल कर ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों का हिमायती बना देता है। सुनंदा की बींधती हुई मुखर चुप्पी ने उसे आहत कर दिया है, क्योंकि अपने गार्हस्थ्यिक दायित्वों की अवहेलना और पत्नी की निरंतर उपेक्षा करते रहने की प्रवृत्ति ने उसके भीतर सोए अपराध बोध को जगा दिया है। वो चाहता तो संयम, धीरज, विवेक और सदैव दृष्टि के साथ अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाकर पत्नी वत्सल स्नेही पति की भूमिका में आ सकता था, लेकिन उसकी विस्तीर्ण अहमन्यता अपने दोषों का परिहार करने की अपेक्षा दोष दिखा देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ग्रंथि पालने लगती है। हाँ, आतंक जरूरी भी है, इन्वर्टेड कॉमास में, ये उसकी कार्य योजना का एक चरण भर नहीं है, उसके चरित्र की मूलभूत प्रवृत्ति भी है, जो सुनंदा के अस्तित्व के साथ साथ स्वयं उसकी मनुष्यता को भी जकड़े हुए है। ठीक यही समझ में आने लगता है कि क्यों सुनंदा के लिए उत्साह दूर की वस्तु है, स्पृहणीय है, मनोरम और हरियाली, और क्यों वो पति की राह के बीच आने की नहीं सोचती। तो ये एक अप्रत्यक्ष किस्म का शिल्प है, जिससे कालिंदी चरण और प्रकारांतर से पितृसत्ता का चरित्र उभर कर सामने आता है। निष्कर्ष की तरह कह सकते हैं, देखें कि जैनेन्द्र कुमार की विशेषता है कि कामधेनु गाय की तरह एक पुकार की दूरी पर कमरे की बाहर दीवार से लगकर खड़ी इस स्त्री की घुटन और आकांक्षा के जरिए उन्होंने घर घर अदृश्य कर दी गई सुनंदाओं को न केवल दृश्यमान किया है, बल्कि पाठक के भीतर यह समझ और बोध भी पैदा किया है कि राष्ट्रोद्धार के कार्यक्रम घर की चौखट से बाहर नहीं, घर के भीतर ही सबसे पहले क्रियान्वित किए जाने चाहिए। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में जिन स्त्रीयोचित गुणों प्रेम, त्याग, दया, ममता, संयम, सहिष्णुता, क्षमा, औदार्य, विश्वास आदि आदि का बखान कर स्त्री को अभिषिक्त करते हैं, वे सब गुण सुनंदा में भी हैं। लेकिन जैनेन्द्र कुमार इन गुणों की धारक स्त्री को श्रद्धा का अर्घ्य नहीं देते।
उसकी दारुण दशा का प्रामाणिक चित्रण भर करते हैं। अलबत्ता इन गुणों से न्यून कालिंदी चरण की परिकल्पना कर मानो वे कह देना चाहते हैं कि उद्धत पुरुष तब तक मनुष्य नहीं बन पाएगा जब तक मनुष्योचित कहे जाने वाले इन गुणों को लैंगिक विभाजन से मुक्त कर अपने व्यक्तित्व में समाविष्ट नहीं कर लेगा। पीछे मुड़कर देखते हुए हम यह भी जोड़ सकते हैं अपने निष्कर्ष में कि भारत में हम स्त्री मुक्ति के विचार को स्वाधीनता संग्राम के साथ देखते और उसमें से खोजते आए हैं। इसके प्रमाण भी हैं हमारे पास, स्त्री शिक्षा है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। पर यहाँ इस पत्नी नामक कहानी में आप देखें, एक पुरुष है जो स्वाधीनता संग्राम से आंदोलित होते हुए समय में पूरे जोर शोर से भागीदारी कर रहा है, और वो ऐसा कोई खलनायक भी नहीं है कि वो मानो अपनी तरफ से पत्नी का शोषण करने ही निकला हो, लेकिन कितने सहज भाव से उसके भीतर मानो ये प्रवृत्ति मौजूद है कि पत्नी प्रतीक्षा में बैठी रहेगी और उसको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और वो देर से लौटेगा और आज्ञा देगा और मान कर चलेगा कि मानो हाँ पत्नी वो पूरा कर ही लाएगी, और अंततः जब वो पत्नी पूरा कर लाती भी है तो अपने भीतर के अपमान से वो पुनः उसको अपमानित करने की भी कोशिश करता है। यानी संक्षेप में हमको साफ साफ दिखाई ये देता है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी स्त्री और पुरुष के संसार एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। जैसा कि बार बार इसमें हमने देखा है, केवल इतना भर नहीं कि कालिंदी चरण पूरी तरह से स्वाधीनता के प्रश्नों में लिप्त है, बल्कि ये भी कि वो उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। तभी तो उसके घर के बाहर हर समय सादे वस्त्रों में पुलिस मौजूद रहती है, और पत्नी बैठी है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसके भीतर ये सब कुछ जानने की आकांक्षा है, उत्सुकता है। तो केवल एक सजग विचार की तरह से जो चीज हमारे मन में मौजूद रहती है, अक्सर हम देख सकते हैं कि वो प्रायः हमारे इतना भीतर नहीं उतर पाती कि वो हमारे आचरण का हिस्सा भी बन सके और उसमें हम वो सब शामिल कर सकें जो हम केवल शब्दों में कहते रहते हैं। दूर लगता है बहुत यह एक सपना कि जो हम कहते रहते हैं उसे हम सच भी कर सकते हैं।